हाँ बोल। हाँ, तो ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट में जो है ना, जो हमने डिफॉल्ट पहले देखा है, उसके अंदर हमारे जो बैच का जो साइज होता है ना, वो n होता है। यानी जो जितने भी डाटा सेट होता है ना हमारे पास, जितने साइज ऑफ डाटा सेट जो होता है, जितने भी डाटा पॉइंट्स होते हैं, हम उन सबको जो है ना एक बैच बनाते हैं। और क्योंकि जब हमने सबको ही जो है ना साइज ऑफ यानी सारे डाटा पॉइंट हमने एक ही बैच बना दिया है, तो इपॉक हमारे पास एक ही रन होगा, क्योंकि इपॉक जो है ना बराबर होता है नंबर ऑफ बैचेस के। जितने आप बैचेस बनाओगे, उतने आपको जो है ना इपॉक पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक ही बैच आपको पास करना पड़ेगा। इस यानी एक इपॉक के अंदर एक बैच पास होगा। हाँ, एक इपॉक के अंदर एक बैच पास होगा। जबकि जो है ना नीचे आओ, तो नीचे स्टोकेस्टिक में जो है ना आप पूरा एक बैच के अंदर जो है ना पूरा डाटा सेट नहीं रखते अपना, बल्कि जो है ना उसकी जगह एक एक डाटा पॉइंट रखते हो। सिर्फ पहले डाटा पॉइंट उठाया आपने, एक बैच बनाया, दूसरा डाटा पॉइंट आया, उसका बैच बनाया। इस तरह जो है ना जितने आपके पास डाटा पॉइंट्स होंगे, उतने आपके पास बैचेस बनेंगे, उतने ही फिर आपके पास इपॉक का साइज होगा। इपॉक का साइज बराबर होगा n के, क्योंकि आपके पास जितने डाटा सेट हैं उतने ही आपने बैचेस बना दिए हैं। ठीक है, अब नीचे जो है उसके अंदर क्या करते हो, आप बीच का रास्ता निकालते हो। ना बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हो कि आपने सारे डाटा पॉइंट एक ही बैच में डाल दिए, ना आप एक एक डाटा पॉइंट को उठा के बैच बना रहे हो। आप यहाँ पे जो है ना बीच का रास्ता निकालते हो। वो आपका डिपेंड करेगा आपके बैच साइज पे। ठीक है, आप बैच का साइज क्या रखना चाहते हो। जैसे आपने बैच का साइज रखा 10 और आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं टोटल 100, तो आपके पास नंबर ऑफ बैचेस बनेंगे 100 डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास जैसे 10 बैचेस बनेंगे, तो यहाँ पे इपॉक के अंदर 10 बैचेस का एक इपॉक बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे ये फर्क है तीनों में। अच्छा, आप सारे डेटा पॉइंट्स एक ही पेज में डाल दो, कौन सी टाइप है? ये पहली वाली पर देखो ना, एन लिखा हुआ है, बैच का साइज लिखा हुआ है एन। तो इपॉक के अंदर एक बैच पास होगा सिर्फ। सही, और इसमें वेट का अपडेट होता है पेज के बाद। हाँ, हर बैच के बाद वेट अपडेट होता है। सही। मतलब हर इपॉक के बाद, हाँ, मतलब बैच का मतलब हर इपॉक के बाद वेट अपडेट होगा। और मेरे यार मेरे ख्याल से तो मतलब मैं सही बोला था उसके अंदर कि हमारे पास जो है ना ये जो कॉस्ट है ना, मतलब इसको मैं अगर बैच ग्रेडिएंटेशन को हम अच्छा इसलिए बोल लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक ही ग्लोबल मिनिमा होगा। लेकिन अगर हम स्टोकेस्टिक को देखें और नीचे इससे नीचे वाले को देखें, इसके अंदर हमारे पास मोर देन वन लोकल मिनिमा होंगे ना। तो हमारा यह प्रॉब्लम ये आएगा कि हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो किसी और लोकल मतलब ग्लोबल मिनिमा के इंस्टेड ऑफ ग्लोबल मिनिमा वो स्टॉप कर देगा किसी लोकल मिनिमा के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज था इन दोनों का। तो ये है मेरे ख्याल से। अच्छा, ओवरफिटिंग पे आता हूँ। यार ओवरफिटिंग ये था ना कि, हाँ बताओ। हाँ हाँ बताओ। कि भाई ओवरफिटिंग ये था ना कि हमारा जो ट्रेनिंग है वो बहुत ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है हमारी। तो वो हमारा नहीं ऐसा नहीं था। क्या था उल्टा बोल रहे ओवरफिटिंग? हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, टेस्टिंग में रिजल्ट अच्छा हाँ, नहीं आया। टेस्टिंग में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग में टेस्टिंग में इतना अच्छा नहीं रिजल्ट आ रहा है। सही। तो इसको टैकल करने के लिए 4 टेक्निक्स हैं एएनएन के अंदर। एक अर्ली स्टॉपिंग, रेगुलराइजेशन, डिटॉगमेंटेशन और ड्रॉप आउट। अर्ली स्टॉपिंग और रेगुलर ये उससे देख लेते हैं, इसकी हैंड आउट से। अर्ली स्टॉपिंग हम पहले भी देख चुके हैं। उसमें होता है कि हम इपॉक्स या आइटरेशंस को जल्दी स्टॉप कर लेते हैं, बिल्कुल ही कन्वर्ट नहीं करने देते हैं। क्योंकि जितना अगर ज्यादा कन्वर्ट करने देंगे तो वो ट्रेनिंग का एरर तो बहुत कम कर देगा, लेकिन वो जनरलाइज्ड एल्गोरिथम नहीं होगा। यार अर्ली स्टॉपिंग का बेसिकली मेरे जहां तक मुझे याद है ये सीन था कि हमारे पास ना हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा ना ग्राफ में ना सबसे एरर रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, और रिड्यूस होते होते एकदम से क्या होता है कि वो अपवर्ड जाना मतलब वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस पॉइंट ना हम उस पॉइंट पर जो है ना ट्रेनिंग को स्टॉप कर देते हैं, कि हम बोलते हैं यहाँ से एरर मतलब वापस हाई जाएगा, तो वहां पर आके स्टॉप कर देते हैं। तो वो हमारा मतलब ग्राफ रिड्यूस होते थे वापस ऊपर जाने लगता है। तो जिस पॉइंट पे वापस ऊपर जाने लगते हैं ना, वहां पे स्टॉप कर देते हैं हम। इसको अर्ली स्टॉपिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम डेटा ऑगमेंटेशन पर देखते हैं। सिंपल है, डेटा ऑगमेंटेशन में क्या होता है। हाँ, ओवरफिटिंग को कम करने का एक तरीका है कि साइज ऑफ डेटा सेट इंक्रीज करें, लेकिन ये नॉर्मली हम नहीं कर पाते। ऑगमेंटेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑगमेंटेशन इंक्रीजिंग साइज ऑफ लेबल्स टू ऑफ हाँ, ऑगमेंटेशन में यही
हाँ, ऑगमेंटेशन में हमारे पास ना ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साइज को बढ़ाना। तो ऑगमेंटेशन में हम यही कर रहे होते हैं कि हम ना अपने, जैसे हमारे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट के ऊपर ही हम ना बहुत सारी वो करवा देंगे। मतलब एक पिक्चर है हमारे पास, लेट सपोज, उस पिक्चर को ना हम डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट एंगल में कैप्चर कर लेंगे, उनको उसको डिफरेंट रोटेशंस में ले लेंगे, उसके डिफरेंट साइज में उस पिक्चर्स को ले लेंगे, और उसके ऊपर डिफरेंट मतलब प्रोसेस करके कोई थोड़े से फिल्टर्स अप्लाई कर दिए, थोड़े से हमने थोड़ा सा ब्लर कर दिया इमेज को। तो इस तरह ना हम सेम डेटा सेट के ही साइज को बढ़ा देते हैं। तो हमारा डेटा सेट का साइज बढ़ जाता है, तो हमारी ट्रेनिंग और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, तो उससे हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। हाँ, ये वो था तो क्या कहते हैं ऑगमेंटेशन। अब इसके बाद कॉपी में नेक्स्ट ड्रॉप आउट है वो डिस्कस करते हैं। ड्रॉप आउट में क्या होता है कि हम रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं न्यूरल नेटवर्क से। ये कॉपी में एग्जांपल डायग्राम्स हाँ, अगर ये तो काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो हो सकता है इसकी वजह से हमारे नेटवर्क ओवरफिट हो जाए, मॉडल ओवरफिट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो उसको ड्रॉप आउट करने के लिए एक ये चीज होती है पी क्या होता है, ड्रॉप आउट रेशियो। ये हर लेयर के लिए हम एक ड्रॉप आउट रेशियो यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करते हैं, और ये चीज बताता है कि हर लेयर के अंदर कितने परसेंट ऑफ न्यूरॉन ड्रॉप आउट हो जाएंगे हर आइटरेशन के अंदर। तो जैसे 0.4 इसका है पी, तो इसका मतलब है इसके अंदर 10 है, अच्छा से 10 न्यूरॉन है। तो 0.4 मतलब है 0.4 या 40% न्यूरॉन्स हम ड्रॉप आउट कर देंगे हर आइटरेशन में, और रैंडमली करेंगे। तो लेट्स से ये इनमें से हम 10 में से 40% 4 हो ना, तो 4 ये 1 2 3 4 ये हमने ड्रॉप आउट कर दिए। इसी तरह हर लेयर के लिए हम ऐसे ड्रॉप आउट करेंगे हर आइटरेशन में। उससे होगा कि हर आइटरेशन के अंदर जो नेटवर्क बन रहा होगा ना, ओरिजिनल नेटवर्क से थोड़ा सिंपल होगा। तो ये इसका फायदा है, क्योंकि ओवरफिटिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होती है ना, तो हम मॉडल को सिंपल करने का तरीका ही किया है कि कोई भी रैंडमली हम ड्रॉप आउट कर लें। अच्छा, इसका नुकसान ये है कि ये ड्रॉप आउट टेक्निक हम ट्रेनिंग के वक्त अप्लाई करते हैं, लेकिन टेस्टिंग के वक्त हम लोग फुल नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं। तो अब इससे एग्जांपल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऐसे सब हिडन लेयर्स के अंदर 10 न्यूरॉन्स हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो ये होगा कि सब में 6 न्यूरॉन होंगे, जबकि टेस्टिंग करते वक्त 10 ही यूज हो रहे होंगे। तो जो नेटवर्क का 6 के हिसाब से ट्रेन हुआ होगा। तो जैसे ये वाला न्यूरॉन है, ये एक्सपेक्ट कर होगा पीछे से उसके पास 6 इनपुट्स आ रहे होंगे, लेकिन जब हम टेस्टिंग करने जाने पर उसको 10 इनपुट्स मिल जाएंगे। तो ये मसला है। इसको सॉल्व करने का तरीका था कि ट्रेनिंग में देखो 6 इनपुट्स और टेस्टिंग में 10 मिल जाएंगे। इसमें हम ये करेंगे, हर वेट को 1 मल्टीप्लाई बाय पी, जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको 1 माइनस कर देंगे। अच्छा, एक और चीज, ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है प्रोबेबिलिटी होती है, तो 1 और 0 के बीच में होगी। तो ड्रॉप आउट रेशियो 1 माइनस पी मल्टीप्लाई कर देंगे हर वेट को। इससे यह होगा कि जो वेट्स समझो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, या ऐसे कुछ हो जाएगा कि वेट्स का इफेक्ट जो था, ये 6 और 10 का फर्क आ रहा था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम अज्यूम करेंगे सब वेट्स की वैल्यू 1 आ जाती है ट्रेनिंग के बाद, और हमारे पास 10 थे टेस्टिंग के वक्त और 6 थे उसके बाद ट्रेनिंग के वक्त, तो 1 माइनस पी क्या होगा, 0.4, 1 माइनस पी 0.4 होगा, नहीं 1 माइनस पी 0.6 होगा, पी 0.4 है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 वेट्स का सम 10 होगा। तो हर न्यूरॉन का वेटेड सम निकालता है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 या 1 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 6। तो ये बेसिकली उतने ही आ गए नंबर, वेट की वैल्यू आ गई जितना सम ऑफ वेट ट्रेनिंग के वक्त हो रहा होगा। इवन हम 10 न्यूरॉन यूज करें, 10 न्यूरॉन का सम वैसे 10 आता है, लेकिन क्योंकि हमने ये फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ट्रेनिंग के वक्त 6 यूज हो रहा होगा। तो इस तरह हम इफेक्टिवली कैंसिल आउट कर रहे हैं ज्यादा न्यूरॉन्स करते हैं। ये ड्रॉप आउट था, और फिर अच्छा रेगुलराइजेशन। इसके अलावा रेगुलराइजेशन जो है, ये बिल्कुल वही सेम चीज है जो हमने पहले पढ़ी थी, कि हम लोग कुछ पैरामीटर्स के इफेक्ट्स को कम कर देते हैं या फिर कुछ पैरामीटर्स को हटा देते हैं। और उसका तरीका होता है कि हम कॉस्ट फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम वो पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं। उसकी डिटेल्स मुझे सही से आ नहीं है, तो ये पहले से हमने पढ़ा हुआ है, तो ये देखें यार। इसमें यही होता है ना हमारे पास कि हम ना किसी को ड्रॉप आउट नहीं करते, हम ना उसका जो ना वो इफेक्ट जो ना थोड़ा सा कम कर देते हैं। जिस तरह हमने फीचर सिलेक्शन के अंदर देखा था ना, कि हम फीचर को बिल्कुल खत्म नहीं करते, ड्रॉप नहीं कर रहे, लेकिन फीचर का ना इफेक्ट जो है ना वो बहुत इतना मिनिमाइज कर देंगे, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इसके अंदर हम यही करें, ड्रॉप आउट को नहीं कर रहे, और
और बस इसके अंदर हम यही करें कि इफेक्ट जो है ना हमारे पास उसका वो हम इतना लो कर दें कि वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब वो कैलकुलेशन का काउंट करें या ना करें तो हमारा वो सेम ही रहेगा। और अच्छा, इसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो बेसिकली वेट्स होंगे, हर न्यूरॉन के एसोसिएट, हर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में वेट। तो अगर न्यूरॉन्स के बीच में वेट अगर ज्यादा हो तो फिर उन दो न्यूरॉन्स का इफेक्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो अगर सभी वेट ज्यादा होंगे तो फिर हमारे पास न्यूरॉन, सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, तो हमारा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि अगर कुछ वेट्स अगर हम कम कर दें तो इफेक्टिवली ये होगा कि कुछ न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे होंगे या कुछ न्यूरॉन्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए हम जो पैरामीटर यहाँ पे यूज करेंगे वो वेट्स यूज करेंगे। और ये भी चीज हमने पहले पढ़ी है कि L2 रेगुलर रेजिस्टेंस के अंदर ये होता है कि L2 कौन सा, ये वाला है, इसके अंदर ये होता है कि वैल्यू कम हो जाती है लेकिन जीरो नहीं होती। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर अगर किसी करते हैं छोटी वैल्यू कभी तो वो जीरो की तरफ जाता है लेकिन जीरो नहीं होता। जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर यूज करें तो ये जीरो की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हम L1 कम यूज करते हैं और L2 ज्यादा यूज करते हैं, वरना वेट्स जीरो हो जाएंगे। हाँ बेंच ये यहाँ से समझ आएगा। अच्छा, अब ये पहले हमने ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम देखा ANNs के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम ANN में आता है वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट यूज होता है कहाँ पे, एरर अपडेट करते वक्त, सॉरी वेट अपडेट करते वक्त यहाँ पे एरर्स आते हैं, ठीक। अच्छा, ये कहाँ से वैनिशिंग और ग्रेडियंट प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं? ये हमने देखा कि वेट डेल्टा जब निकालते हैं तो ये डेल्टा निकालते हुए हम आगे वाले लेयर का डेल्टा यूज करते हैं और पीछे वाले लेयर का वेट और पीछे वाले लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव, सही। अब इसमें अगर जो डेरिवेटिव है वह स्मॉल आ रहा हो, ग्रेडियंट जो है, तो क्या होगा? इसको ऐसे समझो, मेरे कॉपी में से किसने बनाया था। ये जो डेल्टास हैं ये बेसिकली उसके लिए यूज होंगे ना, वेट अपडेट करने के लिए। तो हर जो लेयर है उसका आगे वाले लेयर का डेल्टा यूज कर रहा होता है। तो जब समझो ये वाले आगे वाले लेयर का इस जो डेल्टा है वो उसको इफेक्ट कर रहा होगा, और जब ये कैलकुलेट होगा तो पीछे वाली लेयर जो होगी वो इसको यूज कर रही होगी। तो ऐसे ये पीछे इफेक्ट जाता रहता है, बैक प्रोपगेशन बेसिकली ऐसे होती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये, अगर ये जो ये ग्रेडियंट है यूज करना, एक्टिवेशन फंक्शन ग्रेडियंट, अगर ये बहुत स्मॉल हो, जैसे 0.4 हो, और ये 0.4 है तो फिर ये जो भी चीज है उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर ये भी छोटा आ रहा होगा, लेट्स से 0.2 आ रहा होगा। अब अच्छा, ये वाली चीज पीछे जाएगी यहाँ पे 0.2 यहाँ पे। अब अगेन सब लोग ग्रेडियंट फिर से यहाँ पे भी छोटा आ रहा है, 0.7 आ रहा है वो छोटा। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करने से और ही कोई छोटी वैल्यू 0.04 समझा रहा होगा। अब पीछे ये और जाएगा, अगेन ये पीछे यूज हो रहा है और ग्रेडियंट भी छोटा है। तो इस तरह ये होगा कि वैल्यूज, एरर की वैल्यूज हैं, डेल्टा की वैल्यूज, ये छोटी होती जाएंगी, ये छोटी होती रहेंगी जब तक कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, और जीरो या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि डेल्टा वेट अपडेट करने के लिए यूज होता है, ओल्ड वैल्यू माइनस डेल्टा और कोई प्रोडक्ट यूज होता है। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो हम ओल्ड वैल्यू पे अटक जाएंगे, वेट अपडेट्स हो नहीं होंगे। जो पीछे वाले लेयर है उनमें अगर डेल्टा की वैल्यू छोटी आ रही होगी तो पीछे वाले लेयर्स में अपडेट हो नहीं होंगे, सिर्फ आगे वाले अपडेट हो होंगे। तो इस तरह हमारा एल्गोरिथम आगे बढ़ ही नहीं रहा होगा, अटक जाएगा जो एरर अपडेशन वाला एल्गोरिथम है। तो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है। अब इसके रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है वो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का है। वो ये है कि अगर ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ रही हो, समझो 20 आ रही हो, तो उसकी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा हुआ, ये वैल्यू बड़ी आएगी। अब ये वाली बड़ी आ रही है तो ये पीछे जाएगा, यहाँ पे अगेन ही ग्रेडियंट बड़ा आ रहा होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही होगी, फिर से ये पीछे जाएगा। तो इस तरह ये ग्रेडियंट बहुत एक्सप्लोड होता जाएगा, और अगर ग्रेडियंट की वैल्यूज बहुत बड़ी आती रहेंगी तो फिर हम डाइवर्ट कर जाएंगे, जो हम वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं उससे डाइवर्ट कर जाएंगे। तो ये दो इश्यूज हैं। और ये जो इंक्रीज इन एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है, ये RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में ज्यादातर देखा जाता है। RNN होता है कि उसमें एक न्यूरॉन पीछे अपनी वैल्यू दे रहा होता है। नॉर्मली तो हमने लेफ्ट टू राइट वैल्यू देखी ना कोई फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो, लेकिन RNN के अंदर होता है कि लूप्स बने होते हैं, तो पीछे वैल्यू जा रही होती है। यहाँ तक मुझे समझ आया। बाकी वहां से शायद समझ आएगा।
अच्छा, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का एक हमने देखा रीजन ये है कि ये वाला ग्रेडियंट वाला टर्म है, ये छोटी वैल्यू आ रही होगी 0.2 0.1 वगैरह। और दूसरा एक प्रॉब्लम है कि वेट्स जो है उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो फिर हमें वेट्स भी सही से इनिशियलाइज करने होंगे। वेट कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो भी आगे देखेंगे। ये ग्रेडियंट वाली चीज को थोड़ा और देखते हैं। ये प्रॉब्लम ना ज्यादातर आता है इनमें सैचुरेटिंग एक्टिवेशन फंक्शन में। जब एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, जब एक्टिवेशन फंक्शन सैचुरेटिंग होता है तो वहां पे ज्यादा आता है। सैचुरेटिंग का मतलब ये है कि वैल्यू जब इनपुट की वैल्यू बड़ी हो तो आउटपुट की वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू पे सैचुरेट हो जाए, तो वहीं पे क्लिप हो जाए। अभी ऑरेंज वाली लाइन देखो, ये सिग्मोइड की और ये ब्लू वाली 10H की है। इन सिग्मोइड और 10H दोनों क्या कहते हैं सैचुरेटिंग फंक्शन है। सिग्मोइड की वैल्यू 1 पे सैचुरेट, 1 और 0 पे सैचुरेट हो जाती है। तो इनपुट की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी तो 1 होगा, और इनपुट की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो फिर आउटपुट 0 हो जाएगा। और 10H 1 और -1 के बीच में सैचुरेटेड होता है। तो इनमें क्या इशू आता है कि इनका अगर ग्रेडियंट निकाले, ग्रेडियंट ये रहा, ये डेरिवेटिव निकाले, ये ब्लू वाला डेरिवेटिव है, इसका शेप ऐसे है, इसका भी सिमिलर शेप है। इसमें शेप में ये है कि अगर इनपुट की वैल्यूज बहुत बड़ी हो तो ग्रेडियंट की वैल्यू 0 या 0 से करीब आ रही होगी। तो 0 पे तो सही है, इसमें आई थिंक 0.25 आता है ग्रेडियंट। लेकिन अगर 0 से ज्यादा आगे बढ़ते हैं या ज्यादा पीछे जाए तो डेरिवेटिव की वैल्यू कम आ रही होगी। इसमें भी यही होगा कि अगर इनपुट की वैल्यू बड़ी होंगी तो फिर ग्रेडियंट या डेरिवेटिव की वैल्यू छोटी होंगी। ये डेरिवेटिव यहाँ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है सैचुरेटिव फंक्शन के साथ, क्योंकि डेरिवेटिव वैल्यू कम आएगी तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आएगा। तो उसका सोल्यूशन है कि हम नॉन सैचुरेटिंग फंक्शन यूज करें। हाँ, यहाँ पे बना है 0 वैल्यू आ रही है, सही है। नॉन सैचुरेटिंग के एग्जांपल ये ReLU फंक्शन है। इसमें ये होता है कि अब इसका डेरिवेटिव जो होगा वैसा होगा, तो ये तो फंक्शन है, सही है, और डेरिवेटिव वैसा होगा, तो ग्रेडियंट से होगा। इसमें डायग्राम नहीं है। सर इसमें डेरिवेटिव जो होगा वो 0 नहीं आएगा। डेरिवेटिव 0 आएगा जब हम पीछे हो, मतलब 0 से कम वैल्यू में, सही। अच्छा खैर ये सही है, सोल्यूशन यही है कि वैल्यू फंक्शन यूज करें। लेकिन वैल्यू के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि अगर वैल्यू इनपुट की 0 से कम हो गई तो फिर वो फंक्शन को बेसिकली ऑफ कर देता है, क्योंकि वैल्यू आंसर 0 है। उसको टैकल करने के लिए एक और सोल्यूशन ये है लीकी वैल्यू फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आगे तो t होता है, इनपुट को आउटपुट नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन की तरह देगा 0 से आगे। 0 से पीछे वैल्यू 0 नहीं है, 0 के करीब है लेकिन थोड़ा वो इसमें नेगेटिव ग्रेडियंट है। तो 0 से आगे t अगर 0 से ज्यादा हो तो t वैल्यू आउटपुट होगी, 0 से कम के लिए बीटा इंटू 2 t आउटपुट होगा। और बीटा इंटू 2 जो होगा ना वो 0.001 या कोई ऐसी स्मॉल वैल्यू होगी, सही है। तो इससे होगा कि न्यूरॉन पूरा ऑफ नहीं होगा, 0 आंसर नहीं आएगा, लेकिन उसका वेट बहुत कम होगा, ये होगा। तो ये एक प्रॉब्लम था वैनिशिंग ग्रेडियंट का कि एक्टिवेशन फंक्शन का प्रॉब्लम, सही। दूसरा जो था इशू वेट्स का था, तो वेट्स कैसे इनिशियलाइज करें। बाइस 0 वेट्स को हम 0 से इनिशियलाइज अगर करेंगे, वेट्स को एक तरीका 0 से इनिशियलाइज करना है, सब वेट्स को 0 रख दें। लेकिन उसमें मसला ये है कि वो यहाँ पे 0 वेट इनिशियलाइज करने से ना सब ग्रेडियंट्स की वैल्यू सेम आती रहेगी हर आइटरेशन में। तो ऐसा होगा कि सब पूरा नेटवर्क एक ही तरह की सेक्टर होगा, तो ये सही काम नहीं करता। 0 हम नहीं रखते, तो 0 के अलावा क्या रख सकते हैं, स्मॉल रैंडम वैल्यू से हम इनिशियलाइज करते हैं। तो स्मॉल रैंडम वैल्यूज का एक तरीका, सबसे पहला तरीका ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यूज करें और उसको यूज करते हुए हम निकालें। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में से रैंडमली हम सेलेक्ट करें वैल्यूज और उसको एज वेट यूज करें। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादातर वैल्यूज 0 के करीब हैं, 0 से दूर अगर जाए तो कम वैल्यूज हैं, तो बहुत हाई चांस है कि हम 0 या 0 के करीब छोटी वैल्यूज उठाएं। अगेन ये जो पहले हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम था वो अगेन इसमें आ जाएगा, 0 के करीब वैल्यूज हमारे पास सारी होंगी, सही। तो इसमें यहाँ पे लिखा है सिग्मोइड एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेट्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन,
क्योंकि नॉर्मल सिग्मोइड तो हमने देखा, सिग्मोइड जो सैचुरेटिंग फंक्शन है उसकी वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट आता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वेट से भी ग्रेडियंट वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आता है। तो अगर दोनों साथ यूज करें तो बहुत जल्दी हमारा ग्रेडियंट वैनिश कर जाएगा। तो सिग्मोइड तो यूज नहीं कर सकते, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉब्लम, ये यूज नहीं करेंगे। उसका ऑल्टरनेट क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बना हुआ है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कि ये वैल्यूज में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0.1 से -0.1 के बीच में वैल्यूज है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज होंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, 0 करीब ज्यादातर वैल्यूज होंगी और 0 दूर कम होंगी। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या, हम 0 इन सब वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, जबकि उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ज्यादा चांसेस 0 के करीब वैल्यूज उठाने का। तो ये बेहतर है इसमें, क्योंकि हम 0 के करीब कम वैल्यूज उठा रहे हैं इसमें रिलेटिव टू ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके दो ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के। एक ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें हम -1 अपॉन n, -1 अपॉन स्क्वायर रूट n, 1 अपॉन स्क्वायर रूट n। ये क्या है? ये स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू है। इसकी एग्जांपल है कि अच्छा, और ये n और m क्या है? m है फैन आउट है और n जो है फैन इन है, इनपुट से आउट। ये लेयर के लिए डिफाइन होते हैं। फैन इन 10 मतलब है कि एक लेयर के अंदर 10 इनपुट्स आ रहे हैं, और फैन आउट 10 मतलब लेयर का आउटपुट्स 10 है। न्यूरॉन के लिए नहीं है कोई एग्जांपल। हाँ जैसे ये है, इसमें फैन इन 10 है, 10 इसको इनपुट्स मिल होंगे इस लेयर के हर न्यूरॉन को, और फैन आउट भी 10 है, इसको 10 मिल होंगे। इस लेयर का फैन इन 6 होगा क्योंकि पीछे 6 है, और फैन आउट 10 है। फैन आउट m है और ये n जो है फैन इन है। ये फॉर्मूलाज बने, एक ये है और ये दो ऑप्शंस है हमारे पास। एग्जांपल में समझिए कि 10 दोनों कर लें तो फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1/√10 आएगी, या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन -0.1 to 0.1, ये बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन हम रैंडमली वैल्यूज उठाएंगे और वेट्स आएंगे, तो इस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट। यार सुहेब मिसने एक बात ये भी बताई थी कि वैनिशिंग ग्रेडिएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो फैन इन एंड फैन आउट को सेम रखते हैं। इसका रीजन भी कुछ बताया था, वो मैं भूल रहा हूँ, अगर तुम्हें याद है तो बता दो। मतलब इसने बोला था जितने इनपुट्स होंगे ना उतने ही आउटपुट्स होंगे हमारे पास, ऐसा कुछ इसने बताया। सेम रखते हैं नहीं अगर तो याद है। अच्छा चलो तुम्हें याद है, जब याद आ जाए तो बता देना। और इसमें बी क्या है हमारे पास? इसमें बी लिखा हुआ था कुछ, बी अपॉन, अच्छा वहाँ पे b लिखा हुआ था, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, और मैंने इंटरनेट पे देखा तो 6 लिखा हुआ था। तुम्हारे उसका लिखा हुआ है कॉपी में? मैंने ये वाले लेक्चर्स नहीं लिए थे क्लास में ना, मैं सी में लगा। मेरे को भी, मैं दूसरी टर्म में 6 लिखा है, पहले टर्म में b लिखा है। इसमें 6 लिखा है, लिखा होगा ना, तो वो कंफ्यूजन हुई होगी। मैंने बी लिखा हुआ है, एक में 6 पता नहीं क्या लिखा, तो वो मिस ने लिखा होगा तो कंफ्यूजन हुई होगी। हैंडआउट में सही लिखा हुआ होगा। हाँ हैंडआउट में सही, चलो √6। वैसे हैंडआउट में कुछ गलतियां थी, जैसे फैन आउट फैन इन की डेफिनेशन कहीं जहाँ पे भी लिखी हुई है ना, वो मिस बोल रहे थे कि हैंडआउट के अंदर लिखा हुआ है न्यूरॉन के लिए, लेकिन असल में लेयर के लिए डिफाइन होता है। लेयर के अंदर कितने इनपुट्स आ रहे हैं, कितने आउटपुट्स आ रहे हैं। हाँ, तो जो गलतियां थी मिस ने बता दी थी ना हैंडआउट में, जो गलतियां थी, और ये गलती होती तो मैं इसे भी बता देती। और गलती और क्या रहता है इसमें? और उसमें बस वीडियो है, वीडियो जिसने अपलोड की है, बस इम्प्लीमेंटेशन की। वो टेंसर फ्लो वाली चीज थी, ये समझानी होगी क्या? ये आ सकती है क्या? नहीं, वो वीडियो है ना, वीडियो में बस मिसने कहा था वीडियो देख लेना। तो नहीं हाँ, लेकिन वीडियो से पहले प्री रिक्विजिट ये है मेरे ख्याल से। हाँ चलो, वीडियो भी और उसके हैंडआउट्स भी हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था वीडियो जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी। ये नहीं पता, मिसने बस कहा था कि देख लीजिए, एक बार कम से कम देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग के फायदे के लिए, ये कह रही थी। अच्छा अच्छा, अगर किसने देखी तो ये बता दे पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या नहीं। नहीं देखी अभी, किसी ने नहीं देखी होगी मेरे हिसाब से। सिर्फ वो वाला एक न्यूमेरिकल जल्दी से देख लो, जो सर अब्बास वाला जो है, बस वो जो आखिरी कैलकुलेशन है।